नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चतुर्वेदी आप सभी का इन्फिनिटी कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में हिंदी की पढ़ चुके हैं, स्वरों का वर्गीकरण हमने शुरू कर दिया है ना। अब हम स्वरों का वर्गीकरण समझेंगे, उसके बाद समझेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, उसके बाद दोनों स्वर और व्यंजन कहाँ से कैसा उच्चारित होते हैं, सारी चीज़ आपको समझाई जाएगी। आपको बस ध्यान से पूरी क्लास देखना है, समझना है और रिवीजन करना है और अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं। जब तक आप पिछली क्लास का रिवीजन करके नहीं आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगी चीज। और रिवीजन इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगी। जितना अच्छे से आप रिवीजन करेंगे, पेशेंस के साथ करेंगे, हिंदी उतनी अच्छी आती जाएगी आपको। और एक बार ही पढ़ने की जरूरत है, हिंदी को बार बार नहीं पढ़ी जाती है। उसके बाद सिर्फ क्या किया जाता है, रिवीजन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी। ठीक है। और हिंदी में हमने क्या स्टार्ट किया था, किसका वर्गीकरण शुरू किया था, स्वरों का वर्गीकरण। दिखाई दे रहा सबको, दिखाई दे रहा। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण समझ ले। सबसे पहले हम लोगों ने किसके आधार पर किया स्वरों का वर्गीकरण, मात्रा के आधार। मात्रा के आधार पर पिछली क्लास में करवाया है, जिसमें मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है ना। लघु, दीर्घ और प्लुप्त। लघु स्वरों की संख्या पूछी जाएगी, कितनी होती है, बाकी दीर्घ स्वरों की संख्या 7। प्लुप्त स्वर एक है जो संस्कृत में प्रयोग होता है। अब देखना, ध्यान से समझना, आज का जो वर्गीकरण होगा, पहला जो वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर तो जिह्वा के आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ध्यान से सुनते चलो, समझते चलो। जिह्वा के आधार पर हम लोग इसको 3 भागों में बांटते हैं। एक का नाम होगा अग्रस्वर। क्या नाम होगा, अग्रस्वर, जो जीभ के बिल्कुल आगे के हिस्से से उच्चारित होंगे। ठीक है। दूसरा होगा मध्य स्वर, जो जीभ के बीच वाले भाग से स्टार्ट होंगे। और जो पीछे वाला हिस्सा होगा जीभ का, उसको हम बोलेंगे पश्च स्वर। ठीक है। अगर बात करें अग्र स्वर की, तो अग्र स्वर में होता है ई, ई, ए और आई। ठीक है, समझ में आया। मध्य स्वर में केवल एक होता है जो छोटा आ होता है, आ। ये बिल्कुल बीच वाले भाग से बोला जाएगा। अब बाकी कौन कौन बचा, पश्च स्वर में आएगा आ, उ, उ, ओ और आओ। समझ में आया। जिह्वा के आधार पर कितने हो गए, 3। कौन कौन हो गए, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वरों में की संख्या कितनी हो गई, 4। मध्य स्वर की संख्या 1 और पश्च स्वर की संख्या कितनी हो गई, 5। तो जिह्वा के आधार पर अगर हम स्वरों का वर्गीकरण करते हैं तो स्वरों की संख्या कितनी हो गई टोटल, बताओ। स्वरों की संख्या हुई 10। अब इसमें से एक स्वर क्या हो गया, छूट गया। कौन सा छूटा, री, है ना। क्यों छूट गया आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक नोट डालेंगे हम। कौन बोल रहा है, आगत स्वर थोड़ी ना री होता भैया। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 10 होती है। समझ में आई बात।
हमने कितने प्रकार से किया? 2 प्रकार से। पहले किया मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार की। फिर किया जिह्वा के आधार पर, तो जिह्वा के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य स्वर में केवल एक आता है, छोटा आ, और बाकी के बचे इसमें पश्च स्वर में। तो पश्च स्वरों की संख्या पूछेगा 5, 1 और 4। और उच्चारण के आधार पर टोटल स्वरों की संख्या कुल कितनी हो गई? 10। इसमें से कौन नहीं किया गया? री। अब री पता क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि अगर उसको हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे अगर इसको हम उच्चारित करें तो क्या ध्वनि क्या निकल रही है? रा की ध्वनि निकल रही, री की ध्वनि निकल रही। कोई अब री क्या होता है? स्वर के व्यंजन, व्यंजन। इसलिए उसको किसमें शामिल नहीं किया गया? उच्चारण के आधार पर उसको हमने शामिल नहीं किया। अग्र स्वर क्या कहलाते हैं? जो जीभ के अगले हिस्से से उच्चारित किए जाते हैं। मध्य स्वर क्या कहलाते हैं? जो जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होता है। और पश्च स्वर क्या कहलाता है? जो जीभ के पिछले भाग से उच्चारित किए जाएंगे। आगे बात समझ में? लिख लो, ये जल्दी लिखो। ध्यान से समझते चलना, ठीक है? ये हो गया होगा, लिख लिया? घर से लिख लोगे? हाँ, ऐसा कर लें, पहले समझा दें पूरा जितना पढ़ाना है, उसके बाद सीधा लिख लेना। यही कह रहे हो? चलो ठीक है, ऐसे ही करते हैं अपन। थोड़ा थोड़ा लिखते जाया करो साथ में, ठीक है? अभी ध्यान से समझो, पहले वहां एक चीज समझ लो। अगर बात करें तो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर री को स्वर नहीं गिना जाता या माना जाता। ऐसा क्यों होता है बताओ? क्योंकि इसकी ध्वनि कैसी होती है? देखो, इसकी ध्वनि होती है रा की, री पढ़ते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं? री। और यह एक चीज क्या होती है? व्यंजन होती है। अब इन दोनों में आपको ध्यान से समझना है, इन दोनों का भेद समझना। किसका? री का, इस री का और इस री का। इसका मेन भेद क्या होता है? देखो, अगर मेन अंतर अगर हम समझे ना, तो मेन अंतर पता क्या है? मेन अंतर तो यही है कि ये क्या है? एक स्वर है, और ये क्या है? एक व्यंजन है कि नहीं? बताओ। अब री को लिखने के तरीके कितने हो सकते हैं? इस री को, या तो री हमेशा कैसा लिखा रहेगा, देखना ध्यान से, कहीं भी किसी वर्ड मतलब कोई शब्द बनेगा तो या तो ऐसा पूरा पूरा आएगा, या फिर पता कैसे आ सकता है? जैसे अगर आप देखें तो इसमें देखो, पृथ्वी, ठीक है, मृदा, ठीक है, सृष्टि। समझ में आ रहा? तो ये जो आ रही है, ये वाली, ये क्या क्या है? ये री है। ये सब में क्या लगी हुई है? री। और री पूरा है ये, क्योंकि एक स्वर है। कोई भी व्यंजन किसकी सहायता से बोला जाएगा? स्वर। स्वर तो पूरा होता है, स्वर को आधा नहीं लिख सकते वैसे, ठीक है? तो समझ में आई? और ये जिनके पास लगे हुए हैं वो लोग कैसे होते हैं? आधे होते हैं। समझ में आई? जैसे कृषि, कहने की बात आ गई आपको समझ में? री को ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो रा होता है, रा को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं? तो रा के देखना कितने रूप हो सकते हैं? 3 होते हैं, कल समझाया था शायद। ये रा का एक होता है सामान्य रूप, और रा का एक होता है कौन सा? रेफ रूप। और एक होता है कैसा? पदेन रूप। तो रा का एक होता है कौन सा रूप? रा का सामान्य रूप, ठीक है?
दूसरा होता है रा का रेफ रूप। रेफ रूप क्या कहलाता है? जो ऐसे लगा होता है, ठीक है। और एक होता है रा का कौन सा? पदेन रूप। जैसे हमने ऐसे बोला प्रदान, अब इसमें पा में क्या लगा है? ये जो लगा है ये क्या है? रा है। यही क्या कहलाता है? पदेन रूप कहलाता है। ये किस में लगा होगा? ये लगा होगा खड़ी पाई के अंदर। अब ध्यान से ये बात समझना आप लोग, क्या कि ये जो ये और ये है, ये कैसा होता है? ये पूरा रा होता है। क्या होता है? पूरा रा होता है, आधा नहीं होता है। कैसा होता है? पूरा। जैसे अपन लोग समझ, जैसे हमने किसी ने ये लिखा प्रदान, या किसी ने लिखा प्रसाद, है ना, क्रम। समझ में आ रहा है? ये कहने की बात उदाहरण से समझना। तो इनमें जो ये लगे हुए हैं, ये सब के सब पूरे पूरे क्या है? रा है, पूरे रा है। और जिसके अंदर ये लगे हैं वो लोग कैसे हैं? आधे हैं। अभी ध्यान से समझना आप, ये जो रेफ रूप होता है, रेफ, केवल रा का रेफ रूप ही कैसा होता है? आधा होता है। केवल यही क्या होता है? केवल ये होता है, केवल रा का यह रूप कैसा होता है? आधा होता है। अब आप हमेशा याद रखेंगे, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि एक रा और होता है ना? आ रही है। जैसे हमने आपसे बोला, आप सोच रहे होंगे ट्रॉली, ये भी तो है अगर देखा जाए। ट्रक, इसमें भी तो रा लगा है। तो ध्यान से सुनना, अभी हमने क्या समझाया है? अभी आपको समझाया है कि जो ये वाला रा होता है ये बस आधा है, बाकी सब कैसे होते हैं? पूरे। तो अगर पदेन रूप में अगर ये वाला रा आता है तो ध्यान से सुनना, अगर ये चीज पूरी है तो जिसके अंदर ये लगा होगा वो कैसा होगा? आधा। भाई दोनों तो पूरे हो नहीं सकते। क्या दो व्यंजन एक साथ पूरे लिखे जा सकते हैं? नहीं। अगर दोनों एक साथ लिखे गए हैं तो एक उसमें से पूरा है और एक उसमें से कैसा है? आधा है। तो अगर इसमें देखो, ये अलग चीज है, ये री है, ये वाली री है, इसमें भी लगी हुई है, ये क्या है? री है। अब जैसे एक शब्द लिखा हमने ऋषि, इसमें तो पूरा स्पष्ट दिखाई दे रहा री, दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा? इन लोगों में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इन लोगों में भी क्या है? ये री है। समझ में? ये रा थोड़ी है, ये क्या है? री। ये इसमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे ये वाली जो चीज है, ये कौन क्या चीज है? ये री है, ये पूरी री है। और जिसके अंदर ये है वो कैसा हो सकता है? आधा। आगे बात समझ में? अब ध्यान से सुनो, जैसे हमने आपसे बोला ट्रक। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो चीज लगाई है, ये मान लेते हैं ये कौन सा रूप है? पदेन रूप। कौन सा रूप है? पदेन। और अभी अभी अपन ने समझाया कि पदेन रूप कैसा होता है? रा का पूरा। तो इसका मतलब ये पूरा क्या लिखा है? रा। तो जिसके अंदर वो लगा होगा वो शब्द कैसा, वो वर्ड कैसा होगा? आधा। वो कैसा होगा? आधा। अरे जिसके अंदर लगा होगा वो कैसा होगा? आधा। यानी किसके साथ लगा है? टा के साथ लगा है ना, टा के साथ। तो टा कैसा होगा? आधा। अब अगर टा आधा है तो टा की प्रकृति कैसी है? लोटनिक। अब देखो ना, टा कल समझाया था लोटनिक कैसे होते हैं। तो अगर लोटनिक है, लोटनिक को आधा कैसे लिखते हैं? हम उनमें क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं, तो वो आधे लिखे जा सकते हैं, है ना? लिखे जा। तो एक अगर ये रा है तो ये जो लगा है ना, ये क्या है? हलंत लगा है। क्या लगा है? हलंत। आगे बात समझ में? अब तो दिक्कत नहीं होगी आपको ये समझने में। री और रा का रूप भेद समझ में आ गया। उच्चारण के आधार पर हम उसको स्वर में क्यों नहीं गिनते हैं? क्योंकि उसकी उच्चारित ध्वनि कैसी होती है? री की। और री एक क्या आता है? व्यंजन आता है, इसलिए हमने उसको शामिल नहीं किया। ठीक है। वैसे दोनों में मेन अंतर क्या है? मेन अंतर ये है कि री एक स्वर है, री एक व्यंजन है। इसमें अगर री है, किसी भी शब्द में री या तो पूरा दिखेगा ऐसे, और अगर पूरा नहीं दिखेगा तो इस तरीके से भी क्या हो सकता है? दिख सकता है। ये भी री का कौन सा रूप है? पूरा ही रूप होगा। ऐसे ही रा, रा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। एक बिल्कुल सामान्य रूप, जैसे रमेश लिखा है, समझ गए? तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको पूरा पूरा रमेश, तो ये हो गया सामान्य रूप। एक रूप रेफ रूप होता है जिसको हम उड़ने वाला रा बोलते हैं, वो आधा होता है, सिर्फ वो क्या है? आधा। और जो पदेन रूप है वो किसमें लगता है? वो लगता है खड़ी पाई के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पदेन रूप। है? हाँ, जैसे कर्म लिखा आपने, जैसे कर्म लिखा तो देखना का पूरा है, इसमें का पूरा है,
माँ भी क्या है, पूरा है, रा कैसा है, आधा है। तो आपको पता नहीं है का, इसको छोड़ोगे तो ये ऐसे बनेगा आ, फिर आया कर, रा की ध्वनि आ रही तो आ गया रा, रा कैसा है, आधा। तो आधा रा कैसे लिखेंगे, ऐसी तो लिखेंगे, इसकी प्रकृति भी कैसी है, लोटने के, लोटने के तो हलंत लगा के लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इस तरीके से। समझ में आ रहा। और ये क्या है, माँ, माँ को अगर ऐसे तोड़ दें तो ये वर्ण विच्छेद में पढ़ेंगे आप लोग, इसमें पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद में। यहाँ पे इसको अभी इतना समझने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ये समझो कि आधा कौन सा होता है और पूरा रा कौन सा होता है। आगे ये बात समझ में, ठीक है। अब देखो अगला वर्गीकरण किस आधार पे है। अगला वर्गीकरण जो है वो है, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते जा रहे हैं भैया। अगला जो वर्गीकरण है वो क्या है, मुख खुलने के आधार पर। ध्यान से सुनना, ये है मुख, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर किसका वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, वो पहले हेडिंग डली हुई है। मुख खुलने के आधार पर अगर बात करें तो मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार से हो सकता है। देखो मुख खुलने के आधार पर एक होता है विव्रत स्वर, ठीक है, विव्रत स्वर। अभी ध्यान से नाम बस समझो, फिर हम समझा रहे पूरी चीज। एक होता है विव्रत के बाद आएगा आधा विव्रत यानी अर्ध विव्रत स्वर, ठीक है। एक होगा संव्रत और एक होगा अर्ध संव्रत। विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर, संव्रत और अर्ध संव्रत, ठीक है। ये मुख खुलने के आधार पर है। जब किसी वर्ण को उच्चारित करने के लिए हमें पूरा मुख, क्या लगभग पूरा मुख क्या होता है, खुला होता है, वो विव्रत है। फिर आधा बंद होता है, वो क्या है, मतलब आधा खुला हुआ होता है, वो क्या है, अर्ध विव्रत है। संव्रत का मतलब लगभग पूरी तरह से, लगभग लगभग कैसा होता है, बंद होता है, तो संव्रत। और लगभग थोड़ा सा बंद होके थोड़ा सा खुला होता है, वो क्या है, अर्ध संव्रत, मतलब आधा बंद होता है। इसमें पूरा बंद तो इसमें आधा बंद, इसमें पूरा खुला तो इसमें आधा खुला। कौन, मुख। समझ में आई रही बात। तो देखना इसमें क्या है, मुख पूरा कैसा होता है, पूरा खुला होता है। अब अर्ध विव्रत में मुख कैसा खुला हुआ, मुख आधा खुला होता है। इसमें देखो संव्रत में क्या होगा, मुख लगभग, मुख लगभग बंद होता है। और ये क्या है, मुख आधा बंद होता है। आगे है बात समझ में, ठीक है। चार प्रकार के हो गए, कौन कौन से, विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्ध संव्रत। पूरा खुला, आधा खुला, पूरा लगभग बंद और आधा थोड़ा सा बंद होके हल्का सा खुला, ठीक है। तो आप देखना एक शब्द बोले विव्रत के लिए, आ, बड़ा आ बोलो, बोलो आ में लगभग पूरा मुंह खुल रहा है, देखो ना खोल के, लगभग रसगुल्ले के जैसा। अब रसगुल्ला या पानी पूरी आपके मुंह में जा सकती है इसको बोलने में, जा सकती है कि नहीं जा सकती है, बताओ। हाँ, है ना। अब छोटा आ बोलो तो वो कैसे खुला, छोटा खुला है, खुला है कि नहीं खुला है। ओ बोलो, ओ में भी कैसे खुला है, पूरा नहीं खुला होगा। ऐ बोलो, ऐ में कैसा खुला है,
अच्छा अब ई बोलो, ई में खुला है कि बंद है? बिल्कुल बंद टाइप का है ये ई। ई ई बोलो, कहां से मुंह ऐसे खुला दिख रहा तुम्हें ई में? ई ई ऊ ऊ, ये इनमें क्या है? लगभग बंद ही तो है। लगभग कैसा है? बंद है कि नहीं है? ई ई ऊ ऊ बोलने में लगभग कैसा है? बंद है। देखो तो ई ई और ऊ बोलने में लगभग कैसा है? बंद है। बंद कि नहीं है? अब कौन बचा? अब बचा है अपने पास है और आओ। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा गलत हो गया है, 1 मिनट। यहाँ पे आओ होगा और यहाँ पे क्या होगा? ओ और ए होगा। अरे ये बात समझ में? ठीक है, बोल के देखो, बोल के देखो। ओ में कैसा है? ओ में ज्यादा खुल रहा। अच्छा एक बात बताओ, ओ बोलो, अब बोलो आओ। दोनों में से ज्यादा किस में खुला है? आओ में ज्यादा खुला है ना, तो आओ कहाँ जाएगा? यहाँ, क्योंकि खुलने के बाद थोड़ा, जैसे इतना बड़ा मुंह है किसी का, सुनना ध्यान से है, अगर ये पूरा खुल रहा बड़ा आ बोलने में, ठीक है, अभी आओ बोलने में कितना खुलेगा? इतना। आ बोलने में इतना खुलेगा, ठीक है। अभी ई बोलने में अगर इतना खुल रहा है, इतना सा मतलब बंद है लगभग लगभग। ई ऊ सारे बोल रहे हैं अपन लोग यहाँ से, ठीक है। तो ओ बोलने में भी कितना हो? इतना ही होगा। और ए बोलने में भी कितना होगा? इतना ही होगा। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? नहीं आई? आ गई अच्छे से समझ में? तो मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के हैं? 4। कौन कौन से? विव्रत, जिसमें पूरा मुख खुला हो तो उसमें केवल एक स्वर जाता है जिसका नाम है आ। आ में जितना खुलेगा मुंह और किसी वर्ण में आपको इतना नहीं खोलना पड़ेगा। बताओ, ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसके बाद आप लोग बोलो कौन सी? अब विव्रत के बाद अर्ध विव्रत, बिल्कुल ये अभी याद करना है, अभी समझना है। अर्ध विव्रत में आ के बाद छोटा आ, यानी आ, फिर ओ, फिर ए, खुला हुआ दे। अब लगभग बंद किस में जाएगा? ई ई ऊ ऊ, ई ऊ में लगभग कैसा है? बंद है। अब थोड़ा सा बस खुलेगा, बंद ही रहेगा, बंद जैसा, लेकिन थोड़ा सा खुलेगा। अब जो बचा है वो इसमें आ जाएगा। 2 बचते हैं, कौन से बचते हैं? ए, ओ और ए। तो अब संख्या अगर आपसे पूछ ले, विव्रत स्वरों की संख्या पूछेगा, क्या हो सकती है? 1। अर्ध विव्रत स्वरों की संख्या कितनी हो सकती है? 3। समृद्ध की कितनी हो सकती है? 4। और अर्ध समृद्ध की कितनी हो सकती है? 2। देखो संख्या भी पूछ सकता है, नाम भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है। अब ध्यान से एक बार रिवीजन करेंगे, दिमाग में मन में लेके आएंगे। जो हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शांत एकदम अपने मन में लेके आओ। स्वरों का वर्गीकरण हमने कहां से शुरू किया है भैया? स्वरों का वर्गीकरण किया था हमने मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर हमने पढ़े थे 3 प्रकार के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4, आ ई उ और री, ठीक है, आ ई उ और री, छोटे छोटे। उसके बाद दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़े, बड़े में बड़ा आग, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, आओ, ठीक है। और प्लुप्त में जो होता है वो संस्कृत वाला होता है। इनमें अंतर क्या है? मेन इनमें अंतर है कि उच्चारण में समय क्या होता है, किसमें ज्यादा समय लगेगा और किसमें कम समय लगेगा। ये आ गई बात समझ में? अब दूसरा जो हमने वर्गीकरण समझा था वो समझा था जिह्वा के आधार पर उच्चारण अगर हो, जिह्वा के आधार पर, तो कितने, उसमें भी कितने पड़े? 3। कौन कौन सा? जीव, जीव मन में बनाओ, जीव, ऐसी जीव बना लो मन में। तो एक आगे, फिर कुछ बीच में और कुछ बिल्कुल पीछे से बोले जाएंगे। तो अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। मध्य स्वर केवल एक होता है, वो भी छोटा आ, अकेला आ, ठीक है। जो अग्र स्वर होंगे, अग्र स्वर होते हैं 4। कौन कौन से होंगे? ई, ए और आय, मतलब जिनकी प्रकृति थोड़ी सी कैसी होती है? नीचे से इस टाइप के होंगे, लोटने टाइप के होंगे, ऐसे भी होते हैं क्या? अर्ध। और बाकी बचे कौन से हो गए? बाकी 5 जो बचते हैं वो किस में चले जाएंगे? पश्च में। तो अगर आपसे पूछे जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10। उसमें शामिल किसको नहीं किया गया? री को। इसमें भी शामिल नहीं किया गया,
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उच्चारण के आधार पर तो है, तो उच्चारण में उसका साउंड क्या निकलता है? रा या री निकलता है, वो एक व्यंजन है। आ गई है बात समझ में? देखो ये आपको समझ में आ गई, लिख लो जल्दी से। चलो एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक वर्गीकरण और समझ लो, एक वर्गीकरण और समझ लेते हैं, ठीक है? एक वर्गीकरण कौन सा होगा? जातीय आधार पर। कौन सा वर्गीकरण? जातीय आधार पर। तो जातीय आधार पर होगा एक कौन सा? सजातीय, और एक हो सकता है विजातीय, है ना? एक होगा सजातीय और एक हो सकता है विजातीय। अरे आप लोग शोर क्यों कर रहे हो? जातीय आधार पर दो टाइप के, एक होगा सजातीय स्वर और एक होगा विजातीय स्वर। अब ये कौन सी बला है? सजातीय और विजातीय। देखो सजातीय स्वर वो कहलाएंगे जिनका निर्माण एक जैसे लोगों ने किया है, जिनका निर्माण एक जैसे लोगों ने किया है। नहीं समझे बात? देखना, अगर ध्यान से समझे हम वर्णमाला को, तो देखो सबसे पहले ये लोग बने होंगे, छोटा आ, इनका अस्तित्व बिल्कुल अलग था, ये अलग पैदा हुए होंगे, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, है ना? अब आ ने अपनी जैसे प्रकृति बनाई होगी, छोटा आ और छोटा आ ने मिलकर क्या बना दिया होगा? एक बड़ा आ बना दिया होगा। समझ में आ रही बात? ऐसी छोटी ई अकेली थी, इसने अपनी एक जैसी छोटी ई बना के क्या बना ली होगी? एक बड़ी ई बना ली होगी। उसी तरीके से ऊ ने एक प्रकृति बना के क्या बना लिया होगा? बड़ा ऊ। तो बताओ ये जो नए बने हैं, क्या इनकी प्रकृति एक जैसे स्वरों से नहीं बनी है? बताओ बनी है कि नहीं? एक जैसे सजातीय, यानी बड़ा आ जब बना था तो उसमें कितने छोटे आ हैं? दो, एक जैसे दोनों। बड़ी ई में छोटी ई दोनों है, बड़े ऊ में छोटे ऊ दोनों है कि नहीं है? तो सजातीय स्वर कितने हो जाएंगे बताओ? तीन ही होंगे ना? कौन कौन से होंगे बताओ? एक होगा बड़ा आ, एक होगी बड़ी ई और एक होगा बड़ा ऊ। क्या आप बता नहीं सकते ये कैसे बना होगा? क्योंकि इसको सजातीय क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें इसका निर्माण जिन स्वरों से हुआ है वो एक जैसे हैं। बड़ी ई कैसे बनी होगी? छोटी ई प्लस छोटी ई मिला के बनाई होगी, और ये छोटा ऊ और छोटा ऊ ने बनाया। अब विजातीय स्वर क्या कहलाएंगे? विजातीय स्वर वो लोग हो जाएंगे जो अलग अलग बनाए होंगे जिनने। जैसे देखना, अब ये लोग बन गए थे, इन्होंने बना लिया, इन्होंने बना लिया, इन्होंने। अब ध्यान से सुनना, ये क्या करा? इसके घर में घुस गया, ई और आ और क्या मिला के? ई। कुछ बनेगा, क्या बनेगा? ए बनेगा। आ किसके घर में भी घुस सकता? इसके घर में भी। तो आ और ऊ मिलके क्या बना सकते हैं? ओ। क्या बना सकते हैं? ओ। बना लिया। देखो छोटा आ के साथ अब ये भी आ सकता है, कहता है कि हम भी चलेंगे साथ में, तो ये अगर ए आ गया तो ये आया ना, तो ये अपना बड़ा भाई बना लेगा, एक ऐसे बना लेगा कि नहीं बना लेगा? अगर इस छोटे के साथ ये भी आना चाहेगा तो ये क्या हो सकता है? ये अपना बड़ा भाई बना लेगा। क्या बना लेगा बताओ? आओ बना लेगा। तो जितने ये इन लोगों का निर्माण देखो एक जैसे लोगों से हुआ कि अलग अलग लोगों से हुआ है? अलग अलग, इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? विजातीय स्वर। अब विजातीय स्वरों में कौन कौन से आ गए हैं? देखो ध्यान से ना, ए आ गया, ओ आ गया, आए आ गया और आओ आ गया। बने कैसे हैं? ए कैसे बना होगा? देखो सब में आ तो लग नहीं है, आ सब में आएगा क्योंकि ये पहला स्थान है, ये प्रथम है, आ तो सब में आएगा। देखो ध्यान से, इसको ये ई के घर में पहले ई वाले के पास गया होगा, फिर गया होगा ऊ वाले के पास, अब ये खुद आ गया, ये खुद इसके पास आ गया, इसको बड़ा भाई बनाना था, ये आ गया, इसको अपना बड़ा भाई बनाना था। तो जिन स्वरों का निर्माण एक जैसे स्वरों से हुआ है वो कैसे होंगे? सजातीय स्वर। और जिनका अलग अलग से हुआ है उनको हम क्या बोलेंगे? विजातीय। सजातियों की संख्या कितनी है भाई साहब? कितनी है? 3। विजातियों की संख्या कितनी है? 4। बाकी जो बचे हैं वो अपना वो किसी
से बने ही नहीं है, वो क्या है, खुद में स्वतंत्र है। ये कौन कौन से, ये स्वतंत्र नहीं, ये कैसे होंगे, सॉरी, ये कैसे होंगे, स्वतंत्र होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, उनको थोड़ी ना किसी ने बनाया है। अरे बात समझ में, जातीय और विजातीय, ये किस आधार पर हो गया, जातीय आधार। लिखना है क्या अभी, ठीक है, पहले ध्यान से समझना। यहां से लिखोगे ना, 1 मिनट और रुके रहो, अभी लिखा देंगे, आप टेंशन मत लो, हम नहीं मिटाएंगे आपको, लिखवा के तो जाएंगे, जब पढ़ा रहे तो लिखवाएंगे नहीं, कैसी बात सोच रहे हैं आप लोग, हैं बताओ, पढ़ा रहे हैं तो क्या लिखवा के नहीं जाएंगे। देखो अब हम सीखेंगे किसका वर्गीकरण, सीखेंगे अब व्यंजन का, किसका, व्यंजन का वर्गीकरण, किसका सीखने वाले हैं, व्यंजन का। तो व्यंजन का वर्गीकरण शुरू करने से पहले अगर हम बात करें कि कुछ सब ये परंपरागत जो वर्ण होते हैं, जो मतलब आते ही रहते हैं, जैसे आपने देखा होगा 3 चीजें जो स्वरों के मतलब स्वर में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, कौन सी चीजें, देखना, एक ये चीज देखी हो, देखी ना, एक आपने ये चीज देखी है, इसको तो हमने समझा भी दिया है, और एक आपने देखी होगी ये चीज, है ना, 3 चीजें देखी होंगी, स्वरों में कंफ्यूजन पैदा, अब क्योंकि हम स्वर का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो हम सोच रहे हैं स्वर के साथ ही इसको भी पढ़ाना चाहिए, है ना, ये कंफ्यूजन, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं, इसको अनुस्वार बोलते हैं, कितनी बार, अभी कितनी बार पढ़ाया है, अनुस्वार, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, अयोगवाह बोलते हैं कि नहीं, अनुस्वार, और इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। अरे मतलब दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, अनुस्वार और विसर्ग, इसको बोलेंगे अनुस्वार, इसको बोलेंगे विसर्ग। अब इनमें अंतर क्या होता है, ये है जैसे चंद्र बिंदु, और ये क्या है, ये क्या है, अनुस्वार। तो चंद्र बिंदु और अनुस्वार में अंतर क्या होता है, चंद्र बिंदु का कोई भी आप शब्द पढ़ो, जैसे लिखा है गांव, जैसे लिखा है चांद, जैसे लिखा है 5, तो इनमें ध्यान, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, उच्चारित करोगे, तो आपको ये एहसास होगा कि इसमें नाक से कम और मुख से ज्यादा वायु निकल रही है। देखो, नाक से कम निकलेगी, मुंह से ज्यादा निकलेगी, और इसमें जस्ट उल्टा होता है, इसमें कहां से ज्यादा निकलेगी, इसमें नाक से ज्यादा निकले। ऐसा कोई भी वर्ण नहीं है जो नाक और मुंह के दोनों के साथ में ना बोला जाए, ऐसा कोई है नहीं कि नाक से, मतलब बोलते हैं नासिक, जो नाक से बोले जाते हैं, लेकिन हल्की हल्की हवा मुंह से भी आती रहती है। इसमें क्या होगा, उल्टा होगा, इसमें उल्टा कैसा होगा, इसमें नाक से ज्यादा निकलेगी और मुख से कम निकलेगी, जैसे चंद, कंटक, है ना, पंच, बोल के देखो पंच, तो कहां से निकल रही है, नाक से ज्यादा निकल रही ना, मुंह से क्या निकल रही है, कम निकल रही है, मुख से कम निकल रही है। समझ पा रहे हैं, मेन अंतर समझना, अभी हम लिखवा नहीं रहे हैं, मेन अंतर समझा रहे हैं आपको, आया समझ में, दोनों में। आप बोल के देखो गांव, गांव में कहां से निकल रही है ज्यादा, मुंह से ज्यादा निकल रही है, नाक से कम। और अब इसको बोलो चंद, चंद में कहां से निकल रही है, नाक से ज्यादा निकल रही है, मुंह से कम निकल रही है। आ रही है बात समझ, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग ये कहाँ पे यूज होते हैं, ज्यादातर संस्कृत के शब्दों में, और कहाँ पे आते हैं, ये स्वर के बाद आते हैं, स्वर के कहाँ आते हैं, बाद, जैसे देखना प्रातः, अतः, स्वर के बाद ही आएंगे, स्वर के बाद लगा होता है क्या, विसर्ग, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुनासिक, चंद्र बिंदु को क्या नाम देते हैं, अनुनासिक। इसको अभी अभी आपको पता ही है क्या बोलते हैं, अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इसको आपको पता ही है क्या बोला जाता है, विसर्ग। मेन अंतर अभी अभी हमने समझाया क्या होता है, मेन अंतर होता है इसमें कहां से ध्वनि निकल, हवा कहां से ज्यादा निकलती है, मुख से,
मुख से क्या होती है, मुख से ज्यादा निकलती है और नाक से कम निकलेगी। अभी इसको हम पूरा लिखवाएंगे, बस अभी सिर्फ हम चाह रहे कि आप समझ लो, हम चाह रहे कि सिर्फ आप क्या करो, समझ लो। मुख हो गया और नाक, तो मुख और नाक का संबंध होता है इन सब में, ध्यान से सुनना, मुख और नाक का संबंध होता है। इसमें मुख से क्या होगी, वायु ज्यादा निकलेगी और नाक से क्या होगी, कम। और इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें उल्टा कैसा होगा, इसमें नाक से ज्यादा निकलेगी और मुख से क्या होगी, कम निकलेगी वायु। ठीक है, अब एक मेन अंतर और क्या होता है, एक ये होता है कि ये जो शब्द है ना, ये ऐसे वाले, ये कौन से वाले हो गए, आप समझ गए होंगे, ये कौन से होंगे, अनुनासिक। ये शब्द तद्भव होते हैं, मतलब ज्यादातर तद्भव होते हैं, है ना। और जो अनुनासिक होते हैं वो कैसे होते हैं, तद्भव होते हैं। ये अभी आप सीखे नहीं हो, जब अपन पढ़ेंगे शब्दों को तब वहां समझ में आएंगे, लेकिन लगभग कैसे होते हैं, तद्भव होते हैं। और ये जो ये होते हैं, ये संस्कृत में ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तत्सम। ये क्या कहलाते हैं, तत्सम। संस्कृत के जो समान शब्द है, संस्कृत से निकल के आए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, तत्सम। अब बताओ मेन अंतर समझ में आया नहीं है, सबको आ गया। ये तीन जो चीजें थी, इनके बारे में जो जो हम बताना चाहते थे, आपको शायद समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो फिर से समझाएंगे। अभी इसको लिखेंगे हम लोग बहुत अच्छे से अपने नोट्स में, क्योंकि ये नोट्स ऐसा होगा कि आपको हमेशा काम आएगा। मजाक थोड़ी है, पढ़ाई है, ठीक है, मजाक नहीं है, क्या है, पढ़ाई है, तो ये काम में आएगा। इसको अभी लिखेंगे अपन लोग अच्छे से। तो अभी धीरे धीरे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण आप लोग आज जितना हमने करवाया वो समझ चुके हैं। अगर ध्यान देने वाली बात है तो ये तीन चीजें भी हमने समझाई। आज आपका ये काम दे रहे हैं हम कि ये जो तीन चीजें समझाई हैं आपको, एक ये समझाया, एक ये समझाया और एक ये समझाया, इनको आप अपने नोट्स में अपने मन से लिख के लाएंगे। कितना आपको समझ में आया है, कितनी चीज आप लिख सकते हो इसके बारे में। इसका नाम क्या है, आप खुद बताएंगे, क्या नाम है इसका, नाम क्या है इसका, नाम क्या है विसर्ग। इसमें अंतर क्या है, मुख से, नाक से कम, मुख से ज्यादा। इसमें मुख से कम, नाक से ज्यादा, क्या, हवा या वायु। ठीक है, ठीक है। और ये संस्कृत में उपयोग होते हैं और हमेशा किसके बाद आते हैं, देखो स्वरों के, स्वर के बाद आते हैं, स्वर के का आते हैं, बाद आते हैं। आपको पता, कल की क्लास में समझाया था कि जो अयोगवाह वर्ण है, अयोगवाह दो लोग हैं, एक का नाम है अनुस्वार और एक का नाम है विसर्ग। इनको ना तो स्वर माना गया है और ना ही इनको व्यंजन माना गया है। क्यों नहीं माना गया है, आप कोई भी व्यंजन लिख के देख लो, कोई भी, हर व्यंजन के बाद में क्या आता है, स्वर। यानी व्यंजन स्वर के पहले आता है। जैसे कुछ भी लिख दो, जैसे खा लिखा, क्या लिखा, खा, उसको तोड़ दो तो ख निकला प्लस क्या निकला, आ। तो ये क्या है, एक स्वर, और स्वर के पहले क्या है, व्यंजन। स्वर के पहले क्या है, व्यंजन। तो जो अयोगवाह होते हैं ना, वो स्वर के क्या आते हैं, हाँ, तो मतलब व्यंजन की तरह स्वर के पहले नहीं आते हैं, उसके बाद आते हैं। समझ रहे, उसके कहाँ आएंगे, बाद आएंगे। देखना, जैसे पंच, पंच, पंच बोलोगे, देखो पंच पहले क्या, किसका, किसकी ध्वनि आ रही है, पा की, फिर उसके बाद आ रही है इस बिंदी की ध्वनि। ये बिंदी क्या है, अंग है, ये बिंदी क्या है, अंग है कि नहीं है, आ रही है ना बात समझ में। तो इस तरीके से आपको ये समझना है, ये कल समझाएंगे आपको इसको पूरा। अभी आपको सिर्फ इसके तीनों में आपको घर से ये तीनों समझ के लिख के लाने हैं, बहुत प्यार से, बहुत डिटेल में। तत्सम तद्भव तक की चीज बताई हमने कि किसको तत्सम बोलेंगे और किसको तद्भव बोलेंगे, बताइए कि नहीं बताई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है, तो अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे, ठीक है। और कल की क्लास होगी इसके बाद, बता रहे, अरे